जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अर्थात यूनियन मतलब क्या होता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब इंडियन यूनियन क्या है और उसकी टेरिटरीज में क्या क्या आती हैं, यही हमें डिस्कस करना है आज के इस वीडियो में, जो पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। एंड पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक की बात की गई है। सो पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज फ्रॉम आर्टिकल नंबर 1 to 4। क्या ध्यान रखना है? पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। नेक्स्ट, अगर हम देखें इसमें आर्टिकल 1 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 1 किसकी बात करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका क्या मतलब है कि मतलब हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया एंड भारत। मतलब इंडिया रिफ्लेक्टिंग द मॉडर्निटी एंड भारत रिफ्लेक्टिंग द ट्रेडिशनल नेचर ऑफ दिस कंट्री। अर्थात आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। अर्थात क्या कि आर्टिकल 1 हमारे देश के दो नाम को प्रेस्क्राइब करता है, इंडिया और भारत। अब यहाँ पे हमें समझ लेना है कि क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट फ्रेज यूज हुआ है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या रीजन है? तो इसको समझाते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बताया कि वी आर यूजिंग द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर टू रीजन। B.R. अम्बेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैज एक्सप्लेन्ड द रीजन व्हाई वी हैव यूज्ड द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर टू रीजंस। अब वो दो रीजंस क्या है हमें समझना पड़ेगा। पहला तो ये कि जो इंडियन फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन मतलब या हम कह लें इंडियन यूनियन जो है, दैट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रिएट किया गया था जब वहां की 50 प्रिंसली स्टेट्स साथ में आई और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रिएट किया विथ एन एग्रीमेंट। लेकिन ऐसा तो नहीं था, इंडिया वॉज ऑलरेडी देयर, दीज प्रिंसली स्टेट्स वर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? इट मीन्स वॉट कि इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन दी स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। सेकेंड, इंडियन स्टेट्स या स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव राइट टू सीसीड अवे फ्रॉम द यूनियन। अर्थात क्या कि इंडियन स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि कल को वो इंडियन यूनियन को छोड़ के कहीं और चले जाएं। तो क्या मतलब समझा आपने यहाँ पे कि हमने आर्टिकल 1 में जो बात की है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। फिर हमने कहा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो हमने ये फ्रेज क्यों यूज किया, यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट? अर्थात क्या कि क्या हमारा इंडियन स्टेट जो है वो एक यूनिटरी इन नेचर है या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है रेदर देन फेडरल इन नेचर? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा ऐसा नहीं है। वी आर यूजिंग द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर टू रीजन। पहला रीजन क्या था कि इंडियन स्टेट या इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, एंड सेकेंड, स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव राइट टू सीसीड अवे फ्रॉम द यूनियन। सीसीड मतलब क्या होता है? मूव अवे फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन दो रीजंस की वजह से ध्यान रखना है आपको, वी हैव यूज्ड द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। सेकेंड, इसीलिए इंडिया को डिस्क्राइब किया जाता है एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका क्या मतलब है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट मतलब इंडिया एज अ यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल। इंडिया का कुछ नहीं हो सकता है, मतलब इंडिया को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है लेकिन स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा? क्या कोई बम गिरा के डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा? नहीं। मतलब क्या, स्टेट्स को बाइफरकेट किया जा सकता है, ट्राइफरकेट किया जा सकता है, स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है, स्टेट्स के नाम को चेंज किया जा सकता है, एक या दो स्टेट्स को मर्ज किया जा सकता है, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को मिला के कोई नया स्टेट या कोई नई यूनियन टेरिटरी बनाई जा सकती है। इसीलिए इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। क्लियर? व्हाट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका was created as the result of an agreement between the state as a US फेडरेशन, बट अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डिस्क्राइब किया जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अर्थात क्या कि वहाँ के स्टेट्स के परमिशन के बिना उनकी बाउंड्रीज को नहीं बदला जा सकता है, उनके नाम को नहीं बदला जा सकता है जब तक स्टेट्स का कॉन्सेंट नहीं आएगा। समझ में आ गई? इंडिया इज नोन एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नोन एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब हम समझते हैं एक और टॉपिक की कैसे अगर चाहें तो हम इंडियन टेरिटरी को सीड कर सकते हैं किसी फॉरेन टेरिटरी को। अर्थात कल को मान लो इंडिया की कोई टेरिटरी हमें किसी फॉरेन कंट्री को देना है या फॉरेन कंट्री से हमें कोई टेरिटरी अपने आप को एक्सचेंज करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? सपोज करो जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश एंड इंडिया आर टू बॉर्डरिंग कंट्रीज। कल को मान लो कुछ हमें इनक्लेव्स या इनक्लेव्स को एक्सचेंज करना है, थोड़ी सी टेरिटरी आपस में एक्सचेंज करनी है, तो क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा किया जा सकता है?
नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट में ये बताया है कि अगर इंडियन टेरिटरी को किसी को सीड करना है, किसी फॉरेन पावर को सीड करना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिक्वायर्ड है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच कुछ इनक्लेव्स को एक्सचेंज किया जाना था तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में। उसके थ्रू इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ इनक्लेव्स एक्सचेंज किए गए थे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अर्थात क्या कि अगर हम इंडिया की किसी भी टेरिटरी को, इंडिया की किसी भी थोड़ी सी भी टेरिटरी को किसी फॉरेन पावर को सीड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वी हैव टू, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देन ओनली इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन पावर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया आपको कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 के थ्रू इनक्लेव्स एक्सचेंज हुए थे बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। हैव यू अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट, अब एक चीज और समझते हैं यहाँ पे। व्हाट वी आर डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। कहाँ डिस्कस किया गया है? आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक बात की गई है। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का क्या मतलब है? व्हाट इज इंडियन यूनियन एंड उसकी टेरिटरीज में क्या क्या आने वाली हैं, वो चीज एक्सप्लेन करता है आर्टिकल 1 क्लॉज 3। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 एक्सप्लेन करता है कि इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आने वाला है। इंडिया की टेरिटरी में आएगा टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, टेरिटरीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 कहता है कि इंडियन टेरिटरी या द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज ऑफ, मतलब इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आएगा? स्टेट्स की टेरिटरीज होंगी, एंड यस वी हैव 28 स्टेट्स इन इंडिया। यूनियन टेरिटरीज की टेरिटरीज होंगी, मतलब हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं प्रेजेंटली, एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज, अर्थात क्या, कल को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो कोई फ्यूचर अगर कोई टेरिटरी एक्वायर कर लेती है, लेट्स से चाइनीज टेरिटरी एक्वायर करती है फॉलोइंग द इंटरनेशनल लॉ, पाकिस्तानी टेरिटरी एक्वायर करती है, दैट इज ऑल्सो परमिसिबल विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखेंगे, व्हाट वी आर डिस्कसिंग पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। मैंने आपको बता दिया कि क्यों हमने ये फ्रेज यूज किया, यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। फिर मैंने आपको समझाया कि इंडिया इज प्रिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। यूएस को डिस्क्राइब किया जाता है एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया की टेरिटरी को किसी फॉरेन पावर को सीड करना है, देना है, तो वो कैसे दिया जा सकता है? दैट कैन बी डन ओनली थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड 2015 में हमने बांग्लादेश के साथ कुछ इनक्लेव्स एक्सचेंज किया था, एंड दैट वी हैव सीन। फिर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्लासिफाई करता है 3 कैटेगरीज में कि इंडिया की टेरिटरी में 3 चीजें आएंगी। वो क्या क्या हैं? स्टेट्स की टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज की टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। एक्वायर्ड टेरिटरीज का मतलब क्या है कि कल को इंडियन गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री से भी, किसी नेबरिंग कंट्री से भी कोई टेरिटरी एक्वायर कर सकता है, एंड दैट इज परमिसिबल विद इन द लिमिट्स ऑफ द Constitution. Have you understood this? Now we will understand one more important term here, territory of India and Union of India. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया में डिफरेंस क्या है और कौन सा वाइडर टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो पहला मैंने आपको बताया कि क्यों हमने आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ ये स्टेट यूज किया है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर 2 रीजंस। 2 रीजंस क्या थे? कि इंडियन स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू सीसीड अवे फ्रॉम द यूनियन, एंड सेकंड, इंडियन फेडरेशन वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट। अब समझते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि टेरिटरी मतलब इंडियन टेरिटरी में क्या क्या आएगा, वो मैंने आपको बताया आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में डिस्कस किया गया है। उसमें स्टेट्स की टेरिटरीज आएंगी, यूनियन टेरिटरीज की टेरिटरी आएंगी, एंड टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन फ्यूचर टाइम। ये 3 चीजें आने वाली हैं अंडर टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आएगा? यूनियन ऑफ इंडिया में आएगा ओनली द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। अर्थात क्या, टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर टर्म है इन कंपैरिजन टू यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों? अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाई टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर टर्म देन द यूनियन ऑफ इंडिया, तो आप उनको बताएंगे कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर टर्म इन कंपैरिजन टू यूनियन ऑफ इंडिया, एज टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, territories of the union territories and territories of the acquired territories. Clear? But Union of India includes only the territories of the states. Have you understood this? What is the difference between territory of India and Union of India? Territory of India एक wider expression है क्योंकि ये include करता है territories of the states, territories of the union territories and territories of the acquired territories as well. But Union of India includes only the territory of
स्टेट्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है। मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 1 क्लॉज 3 किसकी बात करता है। अब ध्यान रखेंगे आप कि पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट? पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और ध्यान रखेंगे यहां पर शेड्यूल 1 के बारे में भी। शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स आर एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ एन आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल को कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बैक साइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे शेड्यूल्स जोड़ दिए गए हैं। यस, प्रेजेंटली वी हैव 12 शेड्यूल्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से शेड्यूल 1 किसकी बात करता है कि इंडियन स्टेट्स के नाम क्या क्या हैं और उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितना है। तो ध्यान रखना है, शेड्यूल 1 डील्स विथ नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स डू वी हैव, वो सारे नाम कहाँ लिखे हुए हैं? शेड्यूल 1 में लिखे हुए हैं। उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी वहां पर मेंशन है। आर्टिकल 1 मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है। आर्टिकल 1 में दो चीजें बात की गई हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, और इंडियन टेरिटरी क्या क्या कंप्राइज करेगा। अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अर्थात क्या कि अगर कल को हमें कोई नया स्टेट इंडिया में एडमिट करना होगा या स्टेब्लिश करना होगा तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा? आर्टिकल 2 के अंतर्गत होगा। तो ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। क्लियर? आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ न्यू एरियाज एज वेल एज द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, नेम्स, बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अर्थात क्या, जितने भी स्टेट्स इंडिया में हैं कल को उनको मिला के, मर्ज करके, बाइफरकेट करके, ट्राइफरकेट करके, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के कोई नई स्टेट बनानी होगी, या किसी भी स्टेट का बॉर्डर चेंज करना होगा, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना होगा, जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से इंडियन यूनियन का पार्ट है, तो वो किस में किया जाएगा? दैट विल बी डन अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स मतलब जो इंडिया का पार्ट नहीं है। अगर कल को आपको कोई नया स्टेट स्टेब्लिश या आप कह सकते हो स्टेब्लिश करना होगा, या आप कह सकते हो कि एडमिट करना होगा, तो वो किस में होगा? आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन यूनियन का अभी पार्ट नहीं है। लेकिन अगर जितने भी एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनमें से किसी का नाम चेंज करना होगा, किसी की बाउंड्री चेंज करनी होगी, किसी दो या दो से ज़्यादा स्टेट को मिला के कोई नया स्टेट क्रिएट करना होगा, या दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के पार्ट को मिला के कोई नया स्टेट क्रिएट करना होगा, वो सब किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 2 कहता है कि अगर आपको कोई नया स्टेट एडमिट करना है या स्टेब्लिश करना है तो वो करो आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 किसकी बात करता है? अल्टरेशन नेम, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, changing of name as well as admission or establishment of new state of the existing state। मतलब क्या कि अगर जो existing state है उनसे नया state बनाना होगा, उनका नाम चेंज करना होगा, उनके बाउंड्रीज को ऑर्गेनाइज करना होगा, तो वो किया जाएगा आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में डिफरेंस समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूं, आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स मतलब जो इंडिया का पार्ट नहीं है। कल को अगर आपको कोई नया स्टेट क्रिएट करना होगा, लेट सपोज हमने पाकिस्तान से कोई स्टेट एक्वायर कर लिया, तो वो किस आर्टिकल में करेंगे? आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स से टुमारो एक नया स्टेट हम बनाना चाहते हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना है, तो वो किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कल को सपोज करो मध्य प्रदेश को हमें 2 स्टेट्स में बांटना है, महाराष्ट्र को हमें 3 स्टेट्स में डिवाइड करना है, इतना बड़ा है, तो वो किस आर्टिकल में होगा? अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी स्टेट का नाम चेंज करना है तो वो किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। You have understood the difference? आर्टिकल 2 अबाउट न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 3 अबाउट एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो पहले से हैं उनका नाम चेंज कर लो, बॉर्डर चेंज कर लो, उन्हें ऑर्गेनाइज कर लो, अल्टर कर लो उनकी बाउंड्रीज को, ये सब किस में करना है? आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, जो और भी इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी लॉज बनाए जाएंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अमेंड करते हुए, मतलब लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल मेक चेंजेस इन 2 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4। शेड्यूल 1 क्या है मैंने आपको बता दिया, शेड्यूल 1 डील्स विद नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। शेड्यूल 4 किसकी बात करता है? शेड्यूल 4 बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में कौन से स्टेट को कितनी सीट एलोकेट की जाएंगी। अर्थात क्या कि अगर हम कल को आर्टिकल 2 और 3 के अंदर कोई नया लॉ बनाएंगे, मतलब किसी भी स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, उनका नाम चेंज करेंगे, बाउंड्रीज चेंज करेंगे, तो उसकी वजह से 2 जगह चेंजेस आने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ आएंगे? पहला आएगा शेड्यूल 1 में और दूसरा आएगा शेड्यूल 4 में।
अगर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंजेस आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इन लॉज को कंसीडर नहीं किया जाएगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसका क्या मतलब है? मतलब इन लॉज को हम सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स की तरह कंसीडर करके सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं। फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझो। What is Article 4 of the Indian Constitution? Article 4 of the Indian Constitution कहता है कि laws made under Article 2 and Article 3 of the Indian Constitution, laws made under Article 2 and Article 3 of the Indian Constitution, which will make changes in Schedule 1 and Schedule 4 of the Indian Constitution. Schedule 1, name of the states and their territorial jurisdiction. Schedule 4 of the Indian Constitution, allocation of seats to states in Rajya Sabha. जो चेंजेस हो रहे हैं दे विल नॉट बी डीम्ड, या ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से चेंजेस यहाँ हो रहे हैं, दे विल नॉट बी डीम्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब क्या कि हम इसको ऑर्डिनरी बिल कंसीडर करेंगे और सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास किया जा सकता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आर्टिकल 1 समझ में आ गया। आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। फिर मैंने आपको आर्टिकल 2 बताया। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एज वेल एज नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, उसकी वजह से शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में जो भी चेंजेस हो रहे हैं दे विल नॉट बी डीम्ड, या जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत, उसकी वजह से जो भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहे हैं दे विल नॉट बी डीम्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या है? हम उनको सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। कुछ कमीशंस बनाए गए थे फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कमीशंस। वी हैव द एसके धर कमीशन ऑफ 1948, जून 1948 में क्रिएट किया गया था। देन वी हैव द जेवीपी कमिटी, वेयर जेवीपी कमिटी स्टैंड जवाहरलाल नेहरू, V stand for Vallabhbhai Patel, and P Pattabi Sittarmaiya. It was formed in December 1948. And Fazal Ali Commission. What were the objective of these commissions? The objective of these commissions were to reorganize the Indian state. First, धर कमीशन हैज रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर 2 कमीशंस ने ये रिजेक्ट कर दिया था आइडिया कि इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। धर कमीशन एंड वी हैव द जेवीपी कमिटी। लेकिन बाद में फजल अली कमीशन बनाई गई। फजल अली कमीशन हैज एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ लैंग्वेज, लेकिन एक स्टेट और एक लैंग्वेज ऐसा नहीं होगा, मतलब 1 लैंग्वेज 1 स्टेट थियरी वाज रिजेक्टेड। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 डील्स विथ इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कि क्यों हमने ये फ्रेज यूज किया है यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को सीड करना होगा तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया कैसे एक वाइडर एक्सप्रेशन है देन द यूनियन ऑफ इंडिया। देन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट विल कम अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा? स्टेट्स की टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज की टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। देन आई हैव टोल्ड यू आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स का नाम बदलना होगा, बाउंड्रीज ऑर्गेनाइज करनी होगी, या मिला के 1 या 2 स्टेट्स को कोई नया स्टेट क्रिएट करना होगा। किस में होगा? आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 4 किसकी बात करता है कि जो लॉज बनाए जाएंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत, और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में जहां जहां भी चेंजेस हो रहे होंगे, कहां होंगे चेंजेस? चेंजेस होंगे शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अर्थात क्या? ऐसे बिल्स को ऑर्डिनरी बिल के जैसे कंसीडर किया जाएगा, एंड दे कैन बी पास्ड विथ सिंपल मेजॉरिटी। उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनको डीम किया जाएगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देन दे नीड स्पेशल मेजॉरिटी। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया कि आप कुछ कमीशंस का नाम याद रखेंगे। धर कमीशन बनाया गया था, या इसके धर कमीशन वाज फॉर्म्ड इन जून 1948। इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। इसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस शुड बी द क्राइटेरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी शुड बी द क्राइटेरिया, लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। जेवीपी कमेटी बनाई गई इसके बाद, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सित्तरमैया वर द पार्ट।
दिस कमिटी हैज़ ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। लेकिन उसके बाद आंध्र प्रदेश में आप देखोगे देयर वाज अ श्रीरामल्लू हु हैज़ प्रोटेस्टेड, हंगर स्ट्राइक पे चले गए, उनकी डेथ हो गई। उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर में आना पड़ा। एंड अगेन प्लीज रिमेंबर, आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट विच वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तेलुगु स्पीकिंग पीपल को या तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो मेजॉरिटी में लोग थे उनको मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्र प्रदेश क्रिएट किया गया था। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लेकिन बाद में कमेटी बनाई गई एक फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन कब बनाई गई? 1953 में। फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज कैन बी द क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। लेकिन ध्यान रखेंगे फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट ये नहीं किया कि देयर शुड बी वन लैंग्वेज वन स्टेट। इसका मतलब कि यस लैंग्वेज कैन बी अ क्राइटेरिया बट अगेन लैंग्वेज शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 8 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में कौन सी हैं और उनके कैपिटल्स क्या क्या हैं। थैंक यू।